हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से। पाकिस्तान टर्की के TFX फाइटर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने जा रहा है एज अ पार्टनर। तो पाकिस्तान में जो रिपोर्ट चल रही है वो ये है कि जो पाकिस्तान का 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम प्रोजेक्ट आजम था और टर्की का TFX प्रोग्राम जो है वो अब मर्ज हो चुका है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है कि दोनों प्रोग्राम मर्ज हो गए हैं। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा कि दोनों एयरक्राफ्ट को मर्ज करके एक तीसरा एयरक्राफ्ट निकल कर सामने आ जाएगा। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो 2017 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने अनाउंस किया कि उनके द्वारा एक 5th जनरेशन फाइटर बनाया जाएगा जिसकी फर्स्ट फ्लाइट जो है वो 2028 में एक्सपेक्ट करी गई। तो उस टाइम के बाद से इस प्रोग्राम पर कोई अपडेट निकलकर सामने नहीं आया। यहाँ तक कि ऑफिशियली ये डिज़ाइन कैसा हो सकता है इसके बारे में भी कोई जानकारी निकलकर बाहर नहीं आई। बीच में कुछ बातें चल रही थी कि ये प्रोग्राम जो है वो चाइना के साथ मिलकर आगे बढ़ सकता है, लेकिन इस चीज़ को भी पूरी तरीके से डिनाई किया गया एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ के द्वारा, जिन्होंने पाकिस्तान के JF-17 प्रोग्राम को लीड किया था। तो उनका ये कहना था कि ये जो प्रोग्राम है वो एक्चुअली इंडिपेंडेंट एफर्ट होने वाला है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान को JF-17 के डेवलपमेंट से काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस मिला है। पर अगर हम प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में बात करें तो आप लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपीरियंस को रिसर्च और डेवलपमेंट के एक्सपीरियंस से कंपेयर नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल HAL है, जिसने बहुत बड़े नंबर में लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग करी है MiG-21 की, नेट्स की, फिर जैगवार्स की, Su-30 MKIs की, चीता की, चेतक की। लेकिन उसके बाद भी जब LCA-Tejas को डेवलप करना पड़ा तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अच्छा खासा पैसा भी लगा, समय भी लगा और हेल्प भी लगी। तो लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग से जो बेस मिलता है और रिसर्च और डेवलपमेंट से जो बेस मिलता है उसमें बहुत अंतर है। रिसर्च और डेवलपमेंट का जो बेस है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो ये शुरुआत से ही कंफर्म था कि अगर प्रोजेक्ट आजम में कहीं से हेल्प नहीं लिया जाता है और अगर आप खाली लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपीरियंस के दम पर एक 5th जनरेशन फाइटर को डेवलप करना चाह रहे हैं तो ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। और अल्टीमेटली हुआ भी वैसे ही। पाकिस्तान को टर्की के पास जाना पड़ा और उनके TFX प्रोग्राम का पार्ट बनना पड़ा। तो ये दोनों प्रोग्राम मर्ज हो गए हैं। ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा। स्टेटमेंट सही ये होगा कि पाकिस्तान अब पार्ट बन चुका है टर्की के TFX प्रोग्राम का और हो सकता है यहाँ से एक पाकिस्तान स्पेसिफिक TFX जो है वो निकल कर बाहर आए। तो इस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम अपने प्रमोशनल पार्टनर का एक मैसेज देख लेते हैं। अनअकैडमी के नए प्रैक्टिस बैच जो है वो चालू हो रहे हैं आज से, यानी कि 23 फरवरी से, जिसमें पहला जो है वो NDA का प्रैक्टिस बैच है कॉम्बैट NDA के नाम से। ये 23 फरवरी यानी कि आज से चालू हो रहा है और 5 अप्रैल तक चलेगा। दूसरा FCAT का बैच कोर्स है रफाल FCAT 2 के नाम से। ये भी आज यानी कि 23 फरवरी से चालू हो रहा है। अगला CDS का अचीव CDS 2022 बैच कोर्स है। ये 30 दिन का बैच कोर्स है और 23 फरवरी से ही स्टार्ट हो रहा है। बाकी लास्टली नेवी का जो प्रैक्टिस बैच है वो भी चालू हो रहा है 23 फरवरी से ही, गोदावरी नेवी के नाम से, और ये आपका 23 फरवरी से 7 अप्रैल तक चलेगा। तो अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, मौका अच्छा है, इन बैच कोर्सेज का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ अनअकैडमी का स्पेशल ऑफर भी चल रहा है। यहाँ पर आप अगर NDA का 24 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 4 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। और ये ऑफर आपको CDS FCAT CAPF के भी 24 महीने के प्लस सब्सक्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 12 महीने के NDA के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में 12 महीने का SSB प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगा। सिमिलरली आपको 12 महीने के CDS FCAT और CAPF के भी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में 12 महीने का SSB प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगा। ये ऑफर 22 फरवरी से ही चालू है और 24 फरवरी तक चलेगा। तो मौके का फ़ायदा उठाएं, देरी ना करें। हमारा रेफरल कोड याद रखिएगा, मैट्रिक्स10 यूज़ करने पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो प्रोमो से पहले हमने डिस्कस किया था कि कैसे पाकिस्तान जो है अब टर्की के TFX प्रोग्राम का पार्ट बन चुका है और उस प्रोग्राम से पाकिस्तान स्पेसिफिक एक TFX निकल कर बाहर आ सकता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ये एक्चुअली एक स्मार्ट मूव है, क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट में अच्छा खासा पैसा और समय दोनों लगता है, साथ में हेल्प भी लगेगी क्योंकि आपके पास पास्ट कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात भी है कि रिसर्च और डेवलपमेंट के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी होते हैं। तो एक फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करना एक्सपेंसिव काम है और एक 5th जनरेशन फाइटर को डेवलप करना ये काफ़ी एक्सपेंसिव तो है ही, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी है। टर्की के लिए खासकर परेशानियां बढ़ जाती हैं क्योंकि उनके पास पास्ट में कोई रिसर्च और डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है। जो हर जेट है उस पर वो काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर जो R&D हुआ है उससे थोड़ा एक्सपीरियंस उनको ज़रूर मिला है।
जिसके लिए उनका बेस जो है वो बना था F-16 की लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग से। तो जो टाइमलाइन इन्होंने अपने लिए रखी है TFX प्रोग्राम के डेवलपमेंट के लिए, अगर ये उसको अचीव नहीं कर पाते हैं तो ये काफ़ी अंडरस्टैंडेबल होगा। इवन हर जेट की जो टाइमलाइन रखी गई है उसमें भी अच्छा खासा डिले जो है वो पहले ही हो चुका है। तो ये जो TFX प्रोग्राम है इसमें 2 ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें से एक कंट्री के पास खाली लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस है और दूसरी कंट्री के पास F-16 की लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के इनिशियल डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, क्योंकि टर्की का जो हर जेट है वो अभी तक फर्स्ट फ्लाइट नहीं कर पाया है। तो क्या जिस तरह की टेक्नोलॉजी के साथ जो TFX है उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो समय पर फ्लाई कर पाएगा या सर्विस में आ पाएगा? फ्लाई में भी कर जाए पर सर्विस में आ पाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी हमें कम ही नजर आती है। इसकी पॉसिबिलिटी अच्छी तब होती जब यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस्ड कंट्री इन्वॉल्व होती। तो अगर हम TFX प्रोग्राम को देखकर चले, इसमें डिलेज हुई हैं और बीच में फंड्स की भी कमी हुई है। तो टर्की को यहाँ पर एक पार्टनर की तलाश पहले से थी और मेनली जो पार्टनर की तलाश है वो फंडिंग के लिए ही थी। इसका अगर हम पैरेलल ड्रॉ करें तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं इंडिया के FGFA प्रोग्राम से, जहां पर इंडिया का FGFA फाइटर बनना था Su-57 पर बेस्ड, जो कि इंडिया के हिसाब से कस्टमाइज होता, लेकिन बेस उसका Su-57 ही होता। तो ये चीज़ हमें बाद में नजर आई कि इस प्रोग्राम में हम खाली पैसे के लिए थे और रशिया कोई डेवलप की हुई टेक्नोलॉजी का नो हाउ हमसे शेयर नहीं करने वाला था। तो एक्चुअल में इस प्रोग्राम से हमें कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलने वाला था, हम जस्ट रशिया की कैश काउ थे इसके लिए। तो एक काफ़ी समझदारी भरा डिसीजन लिया गया और इस प्रोग्राम से हम पीछे हट गए। और शायद अगर इंडिया इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व होता तो फंड्स की कमी ना होने की वजह से जो Su-57 का डेवलपमेंट है वो शायद थोड़ा तेज़ होता, जिस पर डिले हम क्लियरली देख सकते हैं। तो वो भी एक तरह की पार्टनरशिप है जिसमें आप खाली पैसे देने के लिए होते हैं और बाद में आपको लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एयरक्राफ्ट दे दिया जाता है, जिसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन आप अपने हिसाब से करके उसे अपना बता देते हैं। तो ये यहाँ पर कई लोगों को सुना सुना लग रहा होगा, क्योंकि JF-17 के प्रोग्राम में कुछ ऐसा ही हुआ है और यहाँ पर हंसने वाली कोई बात नहीं है। अगर इंडिया भी रशिया के साथ FGFA प्रोग्राम में आगे चलता तो हम भी एक्चुअली उसी पोजीशन में होते। हाँ, लेकिन ये बात और है कि हमने समझदारी दिखाई और हम वहाँ पर नहीं हैं। तो अगर आपके एम्बिशन है कि बिना किसी एक्सपीरियंस के आपको एक 5th जनरेशन फाइटर को डेवलप करना है तो आपकी इकोनॉमी इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट में जो गैप है टेक्नोलॉजी का उससे फिलअप करने के लिए आपको कई साल तक R&D प्रोसेस को चलाना पड़ेगा और पानी की तरह पैसा बहाना पड़ेगा। इंडिया को कहाँ बेनिफिट मिलता है? इंडिया को बेनिफिट मिलता है LCA तेजस के डेवलपमेंट से। तो ये मजाक बनाया जाता है कि 30 साल लगा दी इंडिया ने एक एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए। ऑल्दो ये टाइम तब से कैलकुलेट किया जाता है जब से इस प्रोग्राम के बारे में खाली बातचीत ही चालू हुई थी, कोई एक्चुअल डेवलपमेंट चालू नहीं हुआ था। पर फिर भी इस प्रोग्राम से जो सक्सेस मिली, फेलियर्स मिले, उससे बहुत एक्सपीरियंस मिला। और भले ही ये बात कही जाती है कि LCA तेजस जो है वो 60% ही इंडिजिनस है, पर ये 60% इंडिजिनस कंपोनेंट को रीच करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जब हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेड कंपोनेंट लगे हैं LCA तेजस में, उसमें सबसे बड़ा इंजन है जिसको हम फ्यूचर में मोस्ट प्रोबेबली फ्रांस के साथ डेवलप करने वाले हैं। बाकी हमने कावेरी को लेकर पास्ट में भी कोशिश करी थी और वो एक पार्शियल सक्सेस थी जो कि नॉन आफ्टर बर्निंग स्टेज तक ही सीमित रह पाई। लेकिन उस पार्शियल सक्सेस के बाद भी रिसर्च और डेवलपमेंट में हमें फायदा मिला। तो हम तेजस में जो इंडिजिनस कंपोनेंट है उसकी मात्रा बढ़ाते चले आ रहे हैं और इसके फ्यूचर वेरिएंट्स में हम मैक्सिमम % ऑफ इंडिजिनस कंपोनेंट को देखेंगे। ऑल्दो कंप्लीट इंडिजिनस नहीं बना सकते, दुनिया का कोई भी फाइटर नहीं होता, कम से कम सेफ्टी के लिए इजेक्शन सीट जो है वो मार्टिन बेकर की ही यूज करी जाती है। तो जब आप तेजस की टाइमलाइन को देखकर उसे फेलियर बताने की कोशिश करते हैं, ऑल्दो हमारे हिसाब से अगर तेजस की कैटेगरी के एयरक्राफ्ट के साथ उसे कंपेयर करते हैं तो वो उनसे बेटर ही निकल कर सामने आता है। तो आउटडेटेड डेफिनेटली नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी मानते हैं और उस पर बेस्ड होकर इसे फेलियर बताते हैं तो बहुत बड़ा फैक्ट आप निगलेक्ट कर रहे हैं, और वो ये है कि जो समय और पैसा लगा है उससे एक काफ़ी मजबूत बेस तैयार हुआ है फ्यूचर प्रोग्राम्स के लिए, जिसकी वजह से आप तेजस मार्क 2, टेडबीएफ और आमका के डेवलपमेंट में तेजी देखेंगे। सैडली ये बेस जो है वो ना ही टर्की का तैयार है और ना ही पाकिस्तान का। तो अगर TFX प्रोग्राम डिले होता है तो ये कोई सरप्राइज की बात नहीं होगी। बाकी इसमें एक और चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो कोरिया के द्वारा 4.5 जनरेशन फाइटर KF-21 बुरामे को बनाया गया है और इसका डेवलपमेंट एक्चुअली कंपेरेटिवली काफ़ी जल्दी हुआ है। साथ ही साथ सेम ट्रेंड हमको देखने मिला था इनके T-50 प्रोग्राम में भी। इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि यहाँ पर लॉकहीड मार्टिन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ से हमें ये सीखने मिलता है कि जब एक एक्सपीरियंस्ड पार्टनर मिलता है तो डेवलपमेंट फास्ट होता है। नुकसान क्या है?
दोनों फाइटर, चाहे हम KF-21 की बात करें चाहे T-50 की बात करें, इसमें भारी मात्रा में अमेरिकन कंपोनेंट लगे हैं। तो कोरिया के जो इंडिजिनस कंपोनेंट्स हैं उनकी मात्रा इन फाइटर में कम है और ये इस एयरक्राफ्ट की सेल के लिए कम्प्लीटली अमेरिका पे डिपेंडेंट है, अगर हम यहाँ पर दूसरे इंजन्स को लगा दें उसके बाद भी। आई होप यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि जो पाकिस्तान और टर्की का TFX प्रोग्राम है वो कहाँ जा सकता है। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।